हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम एक नई सीरीज के साथ आप लोग के सामने आए हैं, जिस सीरीज को मैंने नाम दिया आप लोग का इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, विक्ट्री मेंटरशिप, और इस चैनल पे आप लोग को यूपीएससी स्टेट फ्यूचर से जुड़े हुए जितने भी कंटेंट होंगे वो क्वालिटेटिव मिलेंगे, जिससे आपको एग्जाम में बहुत अच्छे लेवल के कॉन्सेप्ट समझने मिलेंगे और जिससे आपको एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन फंसने वाले हैं। ठीक है, आज जैसा कि आपने देखा होगा मैंने बिल्कुल शुरुआत से स्टार्ट किया है। इंडिया के बारे में उसका डिवीजन क्या है, बेसिक जानकारियां क्या है, हिमालय का डिवीजन क्या है, ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। आज हम करेंगे सेंट्रल इंडिया और बाकी बचे हुए पार्ट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो आप लोग ये मैप देखिए। इस मैप में आप लोग को दे रखा है, ठीक है, सेंट्रल इंडिया और प्रायद्वीपीय भारत के जितने भी माउंटेन हैं उसके बारे में। और ध्यान रखिए, इन पे आप लोग को कई एंगल से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। जैसे पहला पूछेगा अरावली माउंटेन, ठीक है, क्या है, तो भारत का सबसे पुराना ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। अब आपके दिमाग में आया होगा सर ये ओल्ड फोल्ड क्या होते हैं। ओल्ड फोल्ड माउंटेन वो होते हैं, ठीक है, जो पुराने होते हैं, जो हमारे भारत के सबसे पुराने पर्वतों में से आते हैं। आपको सर ओल्ड होते तो न्यू भी होते होंगे, बिल्कुल। जो हिमालय था हमारा वो न्यू था, तो ध्यान रखेंगे हिमालय क्या है, न्यू फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, और अरावली ओल्ड है। अगर एज की बात करेंगे तो जो हिमालय है वो अल्पाइन एज का है, यानी टर्सरी, बिल्कुल मॉडर्न है। यानी देखा जाए तो इनकी एज 10-15 हजार साल पहले की है। वहीं अरावली 380 करोड़ साल पहले बने हैं, यानी बहुत पुराने हैं, ओल्ड है। ठीक है, वहीं अगर हम अरावली की हाईएस्ट पीक की बात करें तो अरावली की हाईएस्ट पीक क्या है बच्चों, गुरु शिखर। ठीक है, ध्यान रखेंगे अरावली की हाईएस्ट पीक क्या है, गुरु शिखर है, जिसकी हाइट कितनी है, 1722 मीटर। ये ध्यान रखेंगे। और यहां पे दिखाई पड़ेगा विंध्यन और सतपुड़ा रेंज। ये आपको ऑर्डर वाइज पूछ सकता है, नॉर्थ से साउथ की ओर अरेंज करने के लिए या ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करने के लिए। कई तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। जैसे अरावली देखो ऊपर है, फिर विंध्यन है, फिर सतपुड़ा है, फिर आपका पश्चिमी घाट है। इस तरह के कई ऑप्शन आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, आपको यहां पे ब्लू कलर की डॉट डॉट लाइन मिलेगी। ये कौन सी है, ये आपकी है नर्मदा नदी। कौन सी है, नर्मदा। तो ध्यान रखिए विंध्यन और सतपुड़ा पर्वतों के बीच में कौन सी नदी बहती है, वो बहती है नर्मदा। हम इसके बारे में अलग चर्चा करेंगे जब हम नदी पढ़ेंगे। और ध्यान रखिए भारत में 3 नदियां हैं जो दरार घाटी से होकर बहती हैं। वो कौन सी हैं, नर्मदा, ताप्ती और दामोदर। आगे चलते हैं, यहां आपको दिखाई पड़ेगा छोटा नागपुर प्लेटू। सॉरी बच्चों, ये भारत का सबसे रिचेस्ट हिल कहा जाता है, यानी सबसे धनी पहाड़ी या प्लेटू कहा जाता है, क्योंकि यहां पर मिनरल खूब पाए जाते हैं, खनिज का भंडार खूब पाया जाता है। ये जनरली कहां है, झारखंड में है। ठीक है, यहां दिखाई पड़ेगा गारो। यहां पे हालांकि 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जैंतिया, जो मेघालय में पड़ती हैं। ठीक है, अब यहां देखिए, यहां दिखाई पड़ेगा आपको वेस्टर्न घाट, यहां दिखाई पड़ेगा ईस्टर्न घाट। इसको सिंपल हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। और ये दोनों कहां पे मिल जाती हैं, ये दोनों मिल जाती हैं नीलगिरी पहाड़ियों पे। कहां पर, नीलगिरी पहाड़ियों पे। ठीक है, और नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दोदा बेटा। ये याद रखिएगा, नीलगिरी की हाईएस्ट पीक कौन सी है, दोदा बेटा। वही पूर्वी घाट की कौन सी है, महेंद्रगिरी। ध्यान रखिएगा एनसीईआरटी में आज भी महेंद्रगिरी दिया गया है, तो आप लोग एनसीईआरटी को ही रेफर करेंगे। वहीं पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाईमुडी। ठीक है, अनाईमुडी। और अनाईमुडी पश्चिमी घाट के साथ साथ दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। यहां आपको दिखाई पड़ेगा कार्डमम हिल। कार्डमम को हिंदी में क्या बोलते हैं, इलायची। जो आप हरी वाली इलायची
खाते हो या गर्मियों में इलायची वाली अपने चाय पी होगी हम सब ने, तो उसी पहाड़ी का नाम है इलायची पहाड़ियां। ये भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ियां कही जाती हैं, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए आप सभी लोग कि कार्डमम हिल में भारत का एक प्रमुख दर्रा पाया जाता है, ठीक है, उस दर्रे का नाम क्या है? भारत का सबसे दक्षिणतम दर्रा है। चलिए चलते आगे, आप लोग बताइएगा वरना 1 मिनट बाद मैं बताऊंगा आप लोग को। ये देखिए, अब हम देखते हैं यहाँ पे अरावली, जो हमने मैप में देख लिया हो। मैप में देखने का फायदा ये मिलता है कि हम पहले ही सारी बातें हमारे दिमाग में एक बेसिक कॉन्सेप्ट बन चुका होता है, अब उसके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो दिखाई पड़ रहा होगा आप लोगों को, अरावली पर्वतमाला, ठीक है, भारत की एक सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक है। इसका विस्तार कहां से है ये नोट करेंगे आप लोग। विस्तार देखेंगे, गुजरात के पालमपुर से लेकर ये दिल्ली तक फैला हुआ है। आप ध्यान दीजिएगा, दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन है हमारा, ठीक है, वो किस पहाड़ी बना हुआ है? वो बना है रायसीना हिल पे। किस पे बना हुआ है? रायसीना हिल्स पे। और वो जो रायसीना हिल्स है वो आपकी इसी अरावली पर्वत श्रृंखला का भाग है। नोट कीजिए, जो अच्छे पॉइंट होंगे वो साथ के साथ नोट करते चलिएगा। तो हमारा जो राष्ट्रपति भवन है वो रायसीना हिल्स पे बना हुआ है और वो किसका पार्ट है? अरावली का ही पार्ट है, ठीक है। इसकी लंबाई मैंने बताई थी 800 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और देखिए यहां पर दिखाई पड़ रहा होगा माउंट आपू, यही आपका अरावली की हाईएस्ट पीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। और ये राजस्थान का फेमस टूरिस्ट प्लेस भी है, ठीक है। अभी यहां पर पोल्यूशन बढ़ने की वजह से, पर्यावरण का ह्रास होने की वजह से भारत सरकार ने अरावली के ईस्ट में एक ग्रीन वॉल बनाने की परियोजना बनाई है। ग्रीन वॉल का मतलब यह होगा कि जो गर्मियों में धूल भरी आंधियां आती हैं जिससे जमीन हमारी बंजर हो जाती है, उसको रोकने का एक प्रोजेक्ट है जिससे हरियाली बढ़ाया जाएगा। अरावली के आसपास 5 किलोमीटर के एरिया में जंगल को बढ़ावा दिया जाएगा। देखिए यहां पे दे रखा, देखो इसकी औसत ऊंचाई 400 से 600 मीटर है। इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? देखो गुरु शिखर है। ये सब कुछ यहां मिलेगा, लेकिन मैप के थ्रू समझने का फायदा ये मिलता है कि आपको चीजें दिमाग में छप जाती है। जैसे यहां देखिए, यहां दिख रहा है गुरु शिखर। आपसे ये क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में पूछ सकता है, ठीक है। और देखो इसी माउंट आबू के आसपास से, ठीक है, ये प्रसिद्ध हिल स्टेशन है यानी पर्यटन स्थल है। और यहीं से एक फेमस नदी निकलती है जिसका नाम है बनास रिवर, ठीक है। तो बनास रिवर कहां से निकलती है? माउंट आबू से निकलती है। ठीक है, अब देखो यहां लिखा ना, दुनिया का सबसे पुराने पर्वत सिस्टमों में से एक है, ठीक है। अगर हम ज्योग्राफी में आपने जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ा है तो उसमें पर्वतों की एक एज आती है। कौन कौन सी? प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, कैलिडोनियन, हर्शियन, अल्पाइन। तो हमारा जो ये अरावली है ये कैलिडोनियन एज का पर्वत है, ठीक है। यहां पर किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं? यहां पर पाई जाती है मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। इनको कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें बोलते हैं। जब हम रॉक सिस्टम पढ़ेंगे तब हम उसमें पढ़ेंगे। देखो ध्यान रखिए, हमने सबसे हार्डेस्ट मेटल ग्रुप में क्या पढ़ा है? ठीक है, एलिमेंट के रूप में हमने डायमंड पढ़ा है। क्या आपको सेकंड थर्ड नंबर का पता है? तो ध्यान रखेंगे, सबसे हार्ड में आता है आपका डायमंड, सेकंड और थर्ड आप बताइएगा। लेकिन मैंने अभी आप लोग से एक क्वेश्चन पूछा था, किसी ने बताया उसका आंसर? ठीक है, तो ध्यान रखिए, इसका आंसर जान लिए, कैलिडोन, वो उसका होगा आपका डायमंड होगा, ठीक है, कोरंडम होगा और टोपाज होगा। ये ध्यान रखेंगे आप लोग। चलते हैं आगे। अब देखिए भारत में मरुस्थल, तो जो भारत का जो मरुस्थल है उसे बोलते हैं थार का मरुस्थल, ठीक है। आजकल एक थार गाड़ी बड़ी पॉपुलर आई है,
ठीक है, उसी से याद कर लीजिएगा कि थार की गाड़ी से घूम रहे हैं हम राजस्थान में, तो राजस्थान में है थार का डेजर्ट। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, जो थार का मरुस्थल है ना, वो अरावली के किस तरफ पड़ता है, पश्चिम में पड़ता है। और ऐसा नहीं कि थार का मरुस्थल केवल भारत में है, इसका कुछ पार्ट जो पड़ता है वो पाकिस्तान में भी पड़ता है। ध्यान रखेंगे, इसका कुछ पार्ट पाकिस्तान में भी है और कुछ पार्ट इंडिया में भी है। ये देखिए, अब देखिए यहां पे, ठीक है, यहां देखेंगे, यहां पर कुछ महत्वपूर्ण दर्रे हैं, जैसे पर्वतीय दर्रे होते हैं ना, थाल घाट, पाल घाट, भोर घाट, ये सभी। ऐसे ही राजस्थान में अरावली पहाड़ियों के बीच में कई सारे दर्रे हैं। हालांकि इतना टफ क्वेश्चन आप लोग का किसमें पूछेगा, ये पूछेगा राजस्थान के एग्जाम में, आरएस के एग्जाम में ये पूछता है कई बार। बारू, पीपली घाट, देवकी और दोसरी, ये अरावली के कुछ महत्वपूर्ण पर्वतीय दर्रे हैं। और भारत के जो महत्वपूर्ण पर्वतीय दर्रे हैं उनकी चर्चा इसी क्लास में करेंगे, तो बने रहिए इस क्लास में, ठीक है। देखो, यहां की जो महत्वपूर्ण नदियां हैं वो हैं साबरमती, जो गुजरात तक जाती है, लूनी नदी, और लूनी नदी राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। कोई बताएगा राजस्थान में ये क्या इसका सारा पानी खारा होता है या किसी स्थान तक इसका पानी मीठा होता है, और उस प्लेस का क्या नाम है जहां तक लूनी नदी का पानी मीठा होता है? आप लोग कमेंट बताइए, नहीं तो मैं भी आंसर बताऊंगा थोड़ी देर में आप लोग को, ठीक है। इसके बाद है बनास नदी। तो राजस्थान की एकमात्र नदी है जो मरुस्थल को पार करके रन ऑफ कच्छ में अपना अस्तित्व समाप्त कर देती है, ठीक है। और उस स्थान का नाम क्या है, बालूत्रा। राजस्थान में क्या नाम है उसका, बालूत्रा तक उसका पानी क्या होता है, मीठा होता है। अब ये देखिए, अब हम पढ़ते हैं विंध्यन रेंज, ठीक है। मैंने कहा था ना, उस मैप में मैंने आपको ट्रीजर दिखा दिया था, पिक्चर अब ये चल रही है, ठीक है। देखिए, विंध्यन पर्वत, ये देखो ध्यान से, यहां पे ये लिखा है विंध्यन, ये लिखा है सतपुड़ा, और इसके बीच से जो नदी बह रही है वो है नर्मदा, ठीक है। देखिए, विंध्यन पर्वतमाला के समानांतर बहती है, और ये कहां चलती है, इसकी लंबाई है गुजरात के जोबट से लेकर बिहार के सासाराम तक है। यानी विंध्यन पर्वत का विस्तार कहां तक है, बिहार के सासाराम तक है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, लगभग 1200 किलोमीटर तक है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है आपकी 300 से लेकर 600 मीटर तक। ये ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट आपको सीधे सीधे एग्जाम में स्टेटमेंट के रूप में पूछ जाएगा। यही पूछ लेगा कि विंध्य का विस्तार गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश तक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा आप लोग का। यहां देखिए, इसका पश्चिमी छोर कहां पे है, गुजरात तक है, ठीक है। पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश होते हुए जाता है ये पूरा। तो ध्यान रखेंगे, ये इसका विस्तार है। अब देखिए यहां पे, ठीक है, यहां की कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं, ध्यान रखें किसकी, विंध्य पर्वत की कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं जो यहां से निकलती हैं। और ये नदी अपने आप में आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछती है, जैसे चंबल, बेतवा, सिंध और केन। ये नदी किसकी सहायक नदियां हैं, ये सभी नदियां यमुना की सहायक नदियां हैं। तो ये अपने आप में एक क्वेश्चन बनता है आप लोग को। तो ध्यान रखेंगे, ये सभी नदियां कहां से निकलती हैं, विंध्य पर्वतमाला के आसपास से, ठीक है। यहां पर जो चट्टानें पाई जाती हैं वो औषधि प्रकार की पाई जाती हैं, ध्यान रखेंगे ये सभी चीजें। और यहां पे शाम से देखिए, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सभी नदियां कहां से निकलती हैं,
विंध्य पर्वतमाला के आसपास से। ठीक है, यानी आपको उसकी लंबाई पता लग गई, ऊंचाई पता लग गई, वहां पे चट्टानें कौन कौन सी किस प्रकार की पाई जाएंगी वो पता लग गया, इसकी औसत ऊंचाई कौन सी, नदी कौन सी है। ठीक है, इससे ज्यादा आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अब देखिए, विंध्य पर्वतमाला के, ठीक है, दक्षिण में, ठीक है, कौन सी है, सतपुड़ा। ठीक है, यहां देखिए, ये कई सारे आपके प्लेटू दे रखे हैं, जैसे बुंदेलखंड, मालवा प्लेटू। एक चीज ध्यान रखिएगा, मालवा का जो पठार है वो मध्य प्रदेश में है, और मालवा का मैदान कहां पे है, ध्यान रखिएगा, मालवा का पठार है एमपी में, और मालवा का मैदान कहां पर है, पंजाब में, यह ध्यान रखिएगा। ठीक है, बघेलखंड कहां पर है, एमपी में, और बुंदेलखंड कहां पे है, यूपी एमपी दोनों में है, यह ध्यान रखिएगा। शिलोंग का पठार कहां पर है, यह मेघालय में है। छोटा नागपुर पठार कहां पर है, यह झारखंड में है। दंडकारण्य, ये याद रखिएगा, ये मैच द फॉलोइंग में आप लोग से क्वेश्चन पूछेगा। ये दंडकारण्य का पठार 3 राज्यों में फैला हुआ है, छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये 3 राज्यों में फैला हुआ है। वही तेलंगाना का पठार तेलंगाना और कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में फैला हुआ है। देखिए, यही विंध्य के आसपास, ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ियां पाई जाती हैं। ठीक है, और अमरकंटक की पहाड़ियां बहुत फेमस है, किस लिए, ये 3 नदियों का ओरिजिन सोर्स है, उद्गम स्थल है। ये 3 नदियां कौन सी है, नर्मदा, ताप्ती और सोन। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है एक बार एग्जाम में कि इनमें से कौन सी नदी अमरकंटक के पहाड़ से नहीं निकलती है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ये 3 नदियां आपको याद रहेंगी, और जो अदर ऑप्शन में दिया होगा उसको टिक कर लीजिएगा। इसके अलावा यहां पर सतपुड़ा, मैकाल पर्वत भी है। अब देखिए, ये सारे पर्वतमालाओं के बारे में दे रखा है। ठीक है, तो ये सारा विस्तार से है, इनको मैं एक एक करके बता दूंगा आप लोग को, क्योंकि ये नॉर्थ से साउथ के रूप में पूछ सकता है। ये चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऊपर देखिए, काराकोरम, लद्दाख, और यहां पे कौन सा है, जैसकर। देख रहे हैं, ये तीनों है, ध्यान रखिएगा, काराकोरम, लद्दाख और जैसकर, ये तीनों याद रखिएगा। इसके बाद नीचे पढ़ते हैं पीर पंजाल, धौलाधर, शिवालिक। इसको याद करने का तरीका क्या है, पीडीएस। ठीक है, पीडीएस हो गया आपको। देखो, इससे क्या होगा, आप अपने एग्जाम में एलिमिनेट करके आंसर निकाल लोगे। यहां पे कौन सा है, अरावली, फिर क्या है, विंध्यन, सतपुड़ा, अजंता। ठीक है, तो इस तरह भी बहुत आराम से आप क्वेश्चन को फिल्टर कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियां मैंने कल बता दी थी, तो जिन बच्चों ने कल वाला लेक्चर ना देखा हो वो लेक्चर देख लेंगे, उसमें इन सभी पहाड़ियों के बारे में बताया था मैंने आप लोग को। गारो, खासी, जैंतिया ये मेघालय में है। मिकिर, अबोर, मिसमी ये अरुणाचल में पड़ती है। पटकई ये पड़ती है आपकी नागालैंड में। ठीक है, बीच में पड़ती है नागा हिल्स, ये नागालैंड में है। मिजो पहाड़ियां मिजोरम में है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब देखेंगे सतपुड़ा पर्वतमाला। ये देखो, यहां था विंध्यन था ऊपर, ये नीचे था सतपुड़ा। तो ध्यान रखेंगे, सतपुड़ा पर्वतमाला पूर्वी गुजरात से स्टार्ट होकर ये महाराष्ट्र मध्य प्रदेश तक जाती है। ठीक है, और इसका पूर्वी विस्तार छत्तीसगढ़ तक है, यानी गुजरात से लेकर छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, 7 पर्वतों की श्रृंखला, इसलिए इसको बोलते हैं सतपुड़ा। पता लग गया, 7 पर्वतों की श्रृंखला है, इसलिए इसे बोलते हैं हम लोग सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। एक चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, और मैं इसीलिए आप लोग को मैप के थ्रू दिखाता चल रहा हूं। ठीक है, और सतपुड़ा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, धूपगढ़। ठीक है, धूपगढ़ है।
जो महादेव पहाड़ियों में स्थित है। ठीक है, ये देखिए सतपुड़ा है, इसकी यहां पे है धूपगढ़। आप देखेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग का है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट देखो यहां पर, ये गुजरात में, गुजरात से स्टार्ट होकर केरला तक जाता है। ठीक है, और ये लगभग 1600 किलोमीटर तक लंबा है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान सुनिएगा, पश्चिमी घाट की लंबाई कितनी है? 1600 किलोमीटर तक। पूर्वी घाट की 1200 किलोमीटर तक। पश्चिमी घाट की ऊंचाई कितनी है? लगभग 900 से लेकर 1600 किलोमीटर तक और मीटर तक। वहीं पूर्वी घाट की ऊंचाई कितनी है? 600 से 900 मीटर तक। मैं कंपेयर कर रहा हूं इसीलिए। ठीक है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी। पूर्वी घाट की कौन सी है? महेंद्रगिरी। पूर्वी और पश्चिमी घाट कहां पर आकर मिल जाते हैं? नीलगिरी पर्वत पे। नीलगिरी की हाईएस्ट पीक कौन सी है? दोदा बेटा। ये याद रखिएगा। ठीक है, और ध्यान रखिए, कभी ये पश्चिमी घाट समुद्र के अंदर था। ठीक है, अपमर्ज होने से, यानी पश्चिमी घाट थोड़ा सा समुद्र से ऊपर आ गया है, इसलिए कभी समुद्र का भाग था। ठीक है, इसीलिए इसकी ऊंचाई ज्यादा होने से जितनी भी पश्चिमी घाट की नदियां हैं वो पूरब की ओर जाती है। आपने सुना होगा भारत की लगभग 80% नदियां कहां जाती हैं? बे ऑफ बंगाल में, यानी बंगाल की खाड़ी में जाती हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये जो पश्चिमी घाट है वो हॉट स्पॉट भी है। अब ये हॉट स्पॉट क्या होता है ये हम कभी इकोलॉजी इन्वायरमेंट पढ़ेंगे, बस हल्का सा ब्रीफ कर दे रहा हूं। एक होता है बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट, जहां पर बायो का मतलब क्या होता है? लिविंग। डायवर्सिटी का मतलब क्या होता है? वैरायटी। जहां पर लिविंग में, यानी प्लांट और एनिमल की बहुत ज्यादा वैरायटी पाए जाते हैं पेड़ पौधों के, उसे बोलते हैं बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट। भारत में 4 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। एक का मैंने बता दिया पश्चिमी घाट, 3 के नाम आप लोग बताइए मुझे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे पश्चिमी घाट एक समानांतर है ये जो गुजरात से स्टार्ट होकर तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात तक फैली हुई है। ठीक है, और ये कितने राज्यों में ये भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये लगभग 6 राज्यों में फैला हुआ है। अब देखो यहां दे भी रखा आप लोग का। ठीक है, ये बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट में भी आता है। ठीक है, और यहां आप देखो चारों के नाम दे रखे हैं आप लोग को, पश्चिमी घाट, ईस्टर्न हिमालय, इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंडालैंड। ये चारों हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये सुंडालैंड किस में आता है? ये सुंडालैंड आता है आपका निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान में नहीं आता, निकोबार में आता है। इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे किसमें? बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट जब मैं पढ़ाऊंगा आप लोग को। अभी देखो मैं इंडियन ज्योग्राफी करा रहा हूं, तो जो इसका चर्चा हो रही है वो ब्रीफ हो रही है, क्योंकि हमें टॉपिक में मिक्स नहीं करना है। हम जिस टॉपिक पे चल रहे हैं हम उसके साथ चलेंगे। ठीक है, और ध्यान रखिए यही वो पश्चिमी घाट की पहाड़ियां हैं जिनसे टकराकर मॉनसून की वर्षा आरंभ होती है। भारत की जो पहली वर्षा होती है इन्हीं पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से टकराकर होती है। ठीक है, और घनघोर वर्षा करती है। इसीलिए अगर घनघोर वर्षा करती है तो यहां पर किस प्रकार के फॉरेस्ट पाए जाएंगे? तो यहां पर पाए जाएंगे एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, जब इतने घने जंगल पाए जाएंगे तो जाहिर सी बात है उन पे डिपेंडेंट जीव जंतु भी होंगे, इसलिए यहां पर डायवर्सिटी बहुत ज्यादा पाई जाती है। और डायवर्सिटी यहां पे ज्यादा पाई जाती है, इसीलिए यहां पर इंडिया का सबसे डायवर्सिफाई नेशनल पार्क पाया जाता है, जिसका नाम क्या है? साइलेंट वैली। क्या नाम है? साइलेंट वैली। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहां पर है? केरला में है। इंडिया की सबसे ज्यादा डायवर्सिटी पाई जाती है। और यहां पर एक यूनिक एनिमल पाया जाता है जो यहां का सिग्नेचर स्पीसीज है,
उसका नाम है लॉयन टेल मैकाक, ठीक है, सिंह पूछ बंदर, जो साइलेंट वैली नेशनल पार्क में पाया जाता है, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई आप लोग की वेस्टर्न घाट के बारे में। आगे देखते हैं हम लोग। अब देखो, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी, मैंने आपको बता दिया था। ये पश्चिमी घाट के साथ साथ ये दक्षिण इंडिया की भी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। इसके अलावा यहां पे कौन सी है? कालसूबाई है। दोदा बेटा बता दिया था किसकी है? दोदा बेटा आपकी नीलगिरी की, ठीक है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा, ठीक है। यहां देखो, ये रहा पश्चिमी घाट, ये रहा पूर्वी, यहां दोनों मिल जाती है, ये यहां पे है नीलगिरी। अनाईमुडी इसके नीचे है, देखो कार्डमम सबसे नीचे है। भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी पूछेगा तो आपको करना कौन सी है? कार्डमम हिल्स, ठीक है। अब देखो, यहां पर हमने ऊपर की पहाड़ियां लगभग कर ली हैं, ये नीचे वाली देख लो, नल्ला मल्ला, पापी कोंडा, ये दोनों पड़ती है लगभग आंध्र प्रदेश में, ठीक है। लेकिन जवाड़ी सिवरॉय, ये पहाड़ियां आपके यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों ही एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, दो बार, ठीक है। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी 2008 में पूछा गया था, और बाद में पूछा गया है, और यूपीपीसीएस में अभी रिसेंटली 2-3 साल पहले पूछा गया है। तो आपसे सीधे सीधे कई बार स्टेट के बारे में पूछ देता है, ये किससे है? जैसे ये गड़जात हिल, गड़जात हिल कहां पर है? उड़ीसा में है। तो ध्यान रखेंगे, ये चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोग को। इतना डेप्थ आपको जनरली यूट्यूब पे नहीं मिलता है, लेकिन पढ़िए, इसका बेनिफिट लीजिए, क्योंकि आजकल एग्जाम इसी पैटर्न पे पूछ रहे जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए ऐसी क्लासों का लेना बहुत जरूरी है। जैसे ये वाला एरिया देखिए, इसमें विंध्यन, सतपुड़ा, अजंता, बालाघाट, हरिश्चंद्र, इन श्रृंखलाओं को कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और अगर इसको और अच्छे से करना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको एक वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज करा दूंगा, जिसमें ज्योग्राफी थ्रू मैप करा दूंगा, जो आप अपने पास एक मैप रखिएगा, बिलीव कीजिए, उसके बाद मैप से जुड़े क्वेश्चन आपके कभी नहीं छूटेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसमें हम पूरे दुनिया की जितनी फेमस हिल्स हैं, पहाड़ियां हैं, उनकी हम बात कर लेंगे। जैसे यहीं देख लो, नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम। अब देख लो ये ऑर्डर में है, तो नॉर्थ से साउथ ये पूछ सकता है। यहां पे कई जगह मैंने नॉर्थ से साउथ बताए हैं, तो ऐसे क्वेश्चन फ्यूचर में एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब देखो आगे, यहां पे अजंता, सतमाला, हरिश्चंद्र, बालाघाट, देख रहे हो यहां पे। अब देखो यहां पे एक चीज और, ये जो पश्चिमी घाट की पहाड़ियां है ना, यहां पर कुछ पर्वतीय दर्रे हैं। इन पर्वतीय दर्रों के बारे में कई बार एग्जाम में, देखो मैं एक साथ नहीं करा रहा हूं यहां पे, क्योंकि एक साथ कराऊंगा तो भूल जाते हैं। जैसे जैसे वो सेक्शन आ रहा है वैसे वैसे करा रहा हूं। और एक टॉपिक, इसको भारत के पर्वतीय दर्रों को मैंने अलग से आप लोग के लिए बना रखा है, जो टाइम मिला तो आज की क्लास में, नहीं तो मैं कल आप लोग को करवा दूंगा। लेकिन हड़बड़ी नहीं करेंगे, जल्दी से नहीं करेंगे। अब देखो यहां पे क्या लिखा है? थालघाट। अब ये थालघाट कैसे याद होगा? अगर मैं कहूं, आप अगर मुंबई से नासिक जाते हो तो किस दर्रे को पार करोगे? थालघाट। यानी थाली में खाना खा लिया, आराम कर लिया, फिर सुबह भोर हो गया, और मुंबई से जब आप जाते हो पुणे, तो मुंबई से पुणे के बीच पड़ता है भोर घाट, और ये नीचे है पाल घाट। यानी केरल से आप जब तमिलनाडु की ओर जाते हो तब पड़ता है पाल घाट। पहले थाल, फिर भोर, फिर घाट। यानी थाली में खाना खाया, भोर को उठ गए, ठीक है, फिर आप घाट पे जाकर नहा लिया, ठीक है। तो इस तरह याद करेंगे, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट, ठीक है। ये तीनों कहां पड़ते हैं?
ये तीनों पड़ते हैं पश्चिमी घाट में। देखिए यहां पे लिखा भी आप लोग के सामने, देखो मुंबई से नासिक जाएंगे तो थाल घाट, मुंबई से पुणे जाएंगे भोर घाट, और केरल से जाएंगे आप लोग तमिलनाडु तो पाल घाट। ये याद रखिएगा आप लोग। अब देखते हैं हम लोग पूर्वी घाट की पहाड़ियां। यहां ध्यान देखिए, मैंने इसलिए फिगर बहुत चूज करके लाया हूं आप लोग के लिए। ये फिगर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके दिमाग में छप जाने चाहिए, ताकि इनसे जुड़ी हुई कोई बात आपसे भूले नहीं। जैसे ये देखिए, यहां पर ध्यान से, यहां दिखाई पड़ रहा होगा पूर्वी घाट, यहां दिखाई पड़ रहा होगा पश्चिमी घाट, ऊपर दिखाई पड़ रहा होगा विंध्य। अब एक चीज मैंने नहीं बताई आप लोग, क्या बीच में दिखाई पड़ रहा होगा दक्कन प्लेटू। अब सीधे सीधे एग्जाम में पूछ लेगा दक्कन प्लेटू किससे घिरा हुआ है या किससे नहीं घिरा हुआ है, तो तीन तरफ से घिरा हुआ है, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और विंध्य सतपुड़ा से। जो चौथा ऑप्शन होगा उसको आप टिक लगा के आगे बढ़ जाइएगा, एक नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखो, जहां पर पूर्वी और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं उसे बोलते हैं नीलगिरी। मैं इतनी बार यहां पर करा दूंगा कि आपके दिमाग में छप जाएगा। ठीक है, और पूर्वी घाट की जो पहाड़ियां हैं उनका स्टार्टिंग होती है उत्तरी उड़ीसा से लेकर ये तमिलनाडु तक जाती है। ठीक है, उत्तरी उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक। ठीक है, इनकी ऊंचाई मैंने पहले बता दी थी, लगभग 600 मीटर से 900 मीटर के आसपास होती है। ठीक है, और यहां की पूर्वी घाट की जो महत्वपूर्ण नदियां हैं, ठीक है, वो कौन कौन सी है? महानदी, ये निकलती पश्चिमी घाट से है लेकिन जाती है पूर्वी घाट तक। महानदी, कृष्णा, कावेरी, इन नदियों के बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे जब रिवर सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हम लोग। तो यहां दिखाई पड़ेगा मैप में आप लोग को गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। हालांकि बता दूं मैं, गोदावरी को क्या बोलते हैं? बूढ़ी गंगा बोलते हैं। ठीक है, दक्षिणी गंगा बोलते हैं, ये सभी नाम हम बाद में देखेंगे। अब देखो यहां पे दिखाई पड़ेगा, देखो मैंने क्या बोला था, एनसीईआरटी में दे रखा है महेंद्रगिरी। तो अगर एग्जाम में कभी आप लोग को महेंद्रगिरी मिल जाए तो सबसे पहले महेंद्रगिरी कीजिएगा। इसलिए मैं एनसीईआरटी और रेफरेंस बुक दोनों को साथ लेकर चल रहा हूं। रेफरेंस बुकों में क्या दे रखा है? अरमाकोंडा, ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी आज भी महेंद्रगिरी को मानता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके अलावा पूर्वी घाट में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं? ठीक है, उसके अलावा है आपका नल्ला मल्ला, जो मैंने दिखाया था आप लोग को, पापी कोंडा, जवाड़ी, सिवरॉय। ठीक है, ये देखो जवाड़ी, सिवरॉय, ये रहा यहां पे, ध्यान रखिए आप लोग को। तो ये सारी पहाड़ियां आपको, अब हो सकता है एग्जामिनर इन्हीं पहाड़ियों को लेकर पूछ ले कि ये पश्चिमी घाट का पार्ट है। तो इस टाइप के क्वेश्चन स्टेट, क्योंकि अब का जो एग्जाम में पैटर्न है वो सिंपल 4 ऑप्शन वाले नहीं पूछता है। अब क्या देखे जाते हैं, 60 से 70% जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं वो स्टेटमेंट टाइप के आते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। अब यहां पे करने से पहले एक चीज बता दूं, यहां पे लिखा है पाक स्ट्रेट। ठीक है, और गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ये रहा श्रीलंका, ये रहा इंडिया। इंडिया और श्रीलंका के बीच में कोई भी लैंड बाउंड्री नहीं है। ठीक है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में जो मरीन बाउंड्री है, जो जलीय सीमा है, उसे या तो हम पाक स्ट्रेट बोलते हैं, पाक से पाकिस्तान मत जाना, ये श्रीलंका में है, पाक स्ट्रेट या गल्फ ऑफ मन्नार। यहां पे जो ये लंबी सी पट्टी दिखाई पड़ी ना, यही है रामेश्वरम। ठीक है, और ये बिल्कुल कोने वाला बिंदु जो है ना, ये कोने वाला जहां पे मैं डॉट लगा रहा हूं, ये डॉट, ये है धनुष कोटी। ठीक है, पाम्बन ब्रिज इसे पूरा कहते हैं। ठीक है,
तो ये पूरा एरिया है, ये जो दिखाई पड़ा गोल सा ये है श्रीलंका का जाफना, ठीक है, जिसमें तमिल लिट्टे कभी था। जो भारत के जो तमिलनाडु राज्य हैं वो श्रीलंका के तमिलों से सिंपैथी क्यों रखते हैं? क्योंकि इनका पूर्वजों का संबंध रहा है, ठीक है। जो श्रीलंका के जो तमिल कम्युनिटी रहती है इसी जाफना द्वीप पे रहती है, तो ये जाफना है, ठीक है। चलते हैं आगे। अब आते हैं दक्षिण भारत की पहाड़ियां। अभी तक हमने सेंट्रल इंडिया देखा, अब दक्षिण भारत देख लेंगे। हालांकि वो आपका अभी रिवीजन ही हो जाएगा क्योंकि सारी चीजें मैं चर्चा कर चुका हूं मैप के थ्रू, ठीक है। तो इनको ध्यान से करिएगा, ये एग्जाम में आएंगे। जैसे यहां देखो, यहां लिखा है नीलगिरी की पहाड़ियां, पालनी हिल। आपने अक्सर सुना होगा ऊटी, ठीक है, शिमला मसूरी ऊटी। तो ऊटी नॉर्थ इंडिया में नहीं है, साउथ इंडिया में है। और नीलगिरी की एक सब हिल्स है जिसे बोलते हैं पालनी हिल्स, तो ये पालनी हिल्स का ही पार्ट है, ठीक है। अन्नामलाई मैंने पहले ही बता दिया आपको, कार्डमम मैंने पहले बता दिया। जवाड़ी सिवरॉय कहां पर है? तमिलनाडु में है, ठीक है। ये जो दक्षिणी भारत की पहाड़ियां हैं, ठीक है, ना तो ये पूर्वी घाट में आती हैं ना ये पश्चिमी घाट में, इसीलिए इनका सेपरेट यूनिट बनाया जाता है। ये किसी के पार्ट में नहीं आती, यहां से ये पूरी अलग हो जाती है, इसीलिए इनको दक्षिण भारत की पहाड़ियां अलग से बोलते हैं। देखो यहां दिखाई पड़ा दोदा बेटा, यही है नीलगिरी की हाईएस्ट पीक, ठीक है। यह है अनाईमुडी। हाइट वगैरह मत याद रखिएगा, बस इतना आपको याद होना चाहिए ये किसका पार्ट है, कौन सा नीलगिरी का पार्ट है और कौन सा पश्चिमी घाट का पार्ट है, ठीक है। अब देखो नीलगिरी की पहाड़ियां बताई दी मैंने, ये पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है। देखो अभी तक मैं बता दूं आप लोग को, जब भी एग्जाम में आया है उसने नीलगिरी को नीलगिरी ही लिखा है, लेकिन हो सकता है एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं ब्लू माउंटेन पूछ ले। लेकिन ध्यान रखिएगा, ब्लू माउंटेन नाम से भारत में एक अलग से पहाड़ी है, और वो किस राज्य में है? वो है मिजोरम में। ध्यान रखिएगा, मिजोरम में एक पहाड़ी है जिसका इंग्लिश वर्जन है, क्या है? ब्लू माउंटेन। तो इसलिए बता रहा हूं मैं आप लोग को यहां पे कि नीलगिरी को अभी तक एग्जामिनर ने इंग्लिश में भी नीलगिरी लिख के दिया है, लेकिन कभी अगर वो ब्लू माउंटेन लिख के दे तो आप लोग एक चीज याद रखिएगा, हमेशा कीजिएगा मिजोरम। अगर मिजोरम ऑप्शन हो तो सबसे पहले आप लोग मिजोरम कीजिएगा। नीलगिरी देगा तो तमिलनाडु वाला, अगर ब्लू माउंटेन देगा तो पहले मिजोरम। समझ गए? एक चीज और बता दूं, बहुत काम की बात है, नीलगिरी का नाम नीलगिरी क्यों पड़ा ये जान लीजिए। यहां पर नीला कुरुंजी, ठीक है, यहां पर एक फूल पाया जाता है, नीला कुरुंजी फूल पाया जाता है, और यह फूल 12 वर्षों में 12 साल में एक बार खिलता है। इसी घाटी के आधार पर इसका नाम पड़ा है नीलगिरी। और ये फूल लास्ट टाइम खिले थे 2018 में, अब ये खिलेंगे 2030 में। तो ये बात भी आप लोग को पता होना चाहिए कि नीला कुरुंजी फूल कब खिलेंगे? 2030 में, ठीक है। होपफुली जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं 2030 में इसको विजिट करने जरूर जाएंगे, ठीक है। अब देखो पूर्वी पश्चिमी घाट जहां पे मिलते हैं वहां नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, ध्यान रखिएगा। और नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो इंडिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। ये कब बना था? 1986 में। और ये यूनेस्को का ये मेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम का भी पार्ट है। और ये किस एनिमल के लिए फेमस है? ये फेमस है नीलगिरी तहार के लिए। अभी दिखाऊंगा उस जीव का अलग से फोटो। ये किसके लिए फेमस है? नीलगिरी तहार के लिए।
और इस जीव का क्वेश्चन जो केबीसी में पूछा गया था वो 12.5 लाख का क्वेश्चन था ये केबीसी में, कि नीलगिरी तहार कहां पाया जाता है, तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, ये बात आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, और ये बताइए मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में कि भारत में टोटल बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं। आगे मैं जब एक नई सीरीज स्टार्ट करूंगा इकोलॉजी एनवायरनमेंट की, तब मैं आप लोग को पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा कि बायोस्फीयर किसे बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, नेशनल पार्क क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है। ज्यादातर बच्चों को अभी तक यही कंफ्यूजन है कि इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, चलिए ये देखो, ये राजीव नीलगिरी तहार, और ये यहां का नेटिव एलिमेंट एनिमल है, ये यहीं पर पाया जाता है। ठीक है, इसकी और प्रजातियां होती हैं, जैसे अरेबियन तहार भी होता है, लेकिन ये नीलगिरी यहीं पे पाया जाता है, नीलगिरी तहार। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, इसके अलावा सांभर यानी हिरण पाए जाते हैं, हाथी पाया जाता है, लेपर्ड यानी तेंदुआ, ठीक है, और रॉयल बंगाल टाइगर, ये सभी जीव यहां पर पाए जाते हैं। और ये एंडेंजर्ड एनिमल है नीलगिरी तहार। अब देखते हैं हम लोग अन्नामलाई की पहाड़ियां। अन्नामलाई बता ही दिया मैंने आप लोग को। अन्नामलाई दक्षिण भारत में है ये। ठीक है, इसी की हाईएस्ट पीक है अनाईमुडी, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। क्या है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसे हाथी पर्वत भी कहा जाता है। और यह पर्वत केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। और ये पहाड़ियां कॉफी और चाय के बागानों के लिए फेमस है, और सागौन के जंगलों के लिए। यह रहेगा सागौन। इसके अलावा यहां पे शीशम, चंदन, चंदन से तो आपको याद आ जाएगा पुष्पामु भी। चंदन के जंगलों को यहां पर सोला वन भी कहते हैं। कौन सा? सोला, सोला वन। ये स्पेशली चंदन के लिए फेमस होते हैं। ठीक है, हाँ। अब देखिए यहां पर कई सारे नेशनल पार्क भी हैं। ठीक है, पेरम्बिकुलम, ठीक है, अन्नामलाई, ये सही। यानी देखो, जहां पर पेड़ पौधे होंगे, जहां पे जीव जंतु होंगे, वहीं पर उनको बचाने का प्रयास किया जाएगा। और पेड़ पौधे जीव जंतुओं को जब उनके नेचुरल हैबिटेट्स में बचाने का प्रयास किया जाता है, तब उसे क्या बोलते हैं? इन सीटू कंजर्वेशन। ठीक है, जब उनको वहीं पर बचाया जाए। जब यहीं पे पेड़ पौधे जीव जंतु वैरायटी है, तो बचाएंगे भी उनको वहीं पर। ठीक है, इसीलिए ये एरिया नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए भी काफी फेमस है। अब देखिए यहां पे आप लोग दिखाई पड़ेगा, यहां पे कौन कौन जानवर है? हाथी है, गौर है, भैंस है, बाघ है, चीता है, स्लोथ है, भालू है, ये सभी पाए जाते हैं। ठीक है, यानी यहां पर डायवर्सिटी बहुत ज्यादा पाई जाती है। पक्षियों की प्रजातियां भी है, मगरमच्छ भी है, यानी वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना यहां पर खूब ज्यादा पाए जाते हैं, काफी ज्यादा संख्या पाए जाते हैं। अब देखो पालिनी हिल्स, पालिनी की पहाड़ियां, कोडाई कनाल, ठीक है, ये सभी फेमस टूरिस्ट प्लेस हैं। और ये पहाड़ियां केरल और तमिलनाडु के बीच स्थित हैं, यानी बीच में सिचुएटेड है। देखो यहां पे लिखा है सेनकोट्टा गैप, ये नाम याद रखिएगा। सेनकोट्टा गैप भारत का सबसे दक्षिणतम पर्वतीय दर्रा है। जैसे था ना थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, उसके नीचे पड़ता है सेनकोट्टा।
और ये पड़ता है कार्डमम की पहाड़ियों में। यानी कभी पूछ ले भारत का सबसे दक्षिणतम दर्रा कौन सा है, तो सेनकोट्टा गेप किस पहाड़ी में है, ये कार्डमम की पहाड़ियों में पड़ता है। ठीक है, यहां पर कई महत्वपूर्ण नदी पाई जाती है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, वैगई नदी। ठीक है, ये कार्डमम हिल के आसपास निकलती है और गिरती कहां पर है, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, वैगई नदी है यहां की। ठीक है, अब देखो सबसे लास्ट वाली आ गई आपकी कार्डमम की पहाड़ियां। ठीक है, ये केरल और तमिलनाडु के बीच है ये, और ये इलायची के लिए फेमस है, इसका नाम ही पड़ा है इलायची से, कार्डमम से। ठीक है, और केरल को मसालों का बगीचा कहते हैं, स्पाइसेस गार्डन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। यहां पे इलायची के साथ साथ काली मिर्च और कॉफी की खेती भी खूब होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, और ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च की खेती भी होती है। और यहां पर बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है, वो है पेरियार है। ठीक है, पांबा है, मुल्लियार है। ये नदियां फेमस है, कहां की है, ये कार्डमम पहाड़ियों की है। देखो पहाड़ियों के साथ पढ़िएगा, क्योंकि आजकल क्वेश्चन एक कंबाइंड सेक्शन से ना पूछकर साउथ इंडिया से अलग पूछ रहा है, सेंट्रल इंडिया से अलग पूछ रहा है, नॉर्थ इंडिया से अलग पूछ रहा है। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। इसलिए किस सेक्शन की कौन सी नदी है। तो बच्चों चलिए आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख दर्रे, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में जो मैदान पड़ते हैं, जैसे मालाबार का मैदान, कोरोमंडल का मैदान। ठीक है, ये सभी चीजें। इसके बाद हम पढ़ेंगे अंडमान निकोबार के द्वीप समूह, उनकी विशेषताएं क्या होती है, 10 डिग्री चैनल क्या होता है, 9 डिग्री क्या होता है, 8 डिग्री क्या होता है, बैरन क्या होता है। ये टॉपिक बताने का पर्पस ये है कि आप लोग पहले से पढ़ के आइएगा। पहले से पढ़ के आएंगे तो मेरा बताना भी आसान रहेगा और एक बार में आप लोग को याद भी जाएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इतनी उम्मीद तो आप लोगों से कर सकता हूं, सेशन को लाइक शेयर करेंगे और नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि ये वीडियो उन बच्चों तक जरूर पहुंच सके जो इसके नीडी हैं। क्योंकि एजुकेशन की रीच को उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है जो शिक्षा चाहता है। तो थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।